साथियों, जय विज्ञान जय संविधान। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ। ये जो सीरीज चल रही है जिसको आप लगातार देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी जानकारी आपकी दुरुस्त हो गई होगी। आइए हम जानते हैं कि मनुष्य जो आज इस धरती पर मौजूद है वो किस प्रजाति का है और क्या पहले भी ऐसे मनुष्य हुआ करते थे। आपको जानकर शायद आश्चर्य हो कि मनुष्य की 9 में से 8 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। पुनः मैं याद दिलाऊं, मनुष्य की अभी तक 9 में से 8 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। इस विलुप्ति की टाइमिंग बताती है कि उनका गायब होना एक नई प्रजाति के उदय का नतीजा हो सकती है। यह प्रजाति थी होमो सेपियंस। 3 लाख साल पहले धरती पर मनुष्यों की 9 प्रजातियों का प्रादुर्भाव हुआ। वर्तमान में केवल एक प्रजाति ही बची है। इनकी एक प्रजाति थी होमो निएंडरथालेंसिस, जिसे निएंडरथल के नाम से भी जाना जाता था। ये नाटे शिकारी थे और यूरोप के ठंडे मैदानों में रहने के अभ्यस्त थे। इसी तरह डेनिसोवंस प्रजाति एशिया में रहती थी, जबकि आदिम प्रजाति होमो इरेक्टस इंडोनेशिया और होमो रोडेशियंस मध्य अफ्रीका में पाई जाती थी। इनके समानांतर कम ऊंचाई और छोटे मस्तिष्क वाली मनुष्यों की अन्य प्रजातियां भी थीं। दक्षिण अफ्रीका में होमो नसेदी, फिलीपींस में होमो लुजोसेंसिस, इंडोनेशिया में होमो फ्लोरेसेंस जिसको होमोबिट्स और चीन में रहस्यमय रेड डियर के प्रजाति के मानव होते थे। जिस तरह से हमें बहुत जल्दी नई प्रजातियों का पता चल रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी और प्रजातियों की जानकारी सामने आने वाली है। ये अभी तक जो प्रजातियां हमने आपको बताई करीब 10,000 साल पहले खत्म हो गईं। इन प्रजातियों की विलुप्ति को मास एक्सटिंक्शन यानी व्यापक विलुप्ति के नाम से भी देखा जा रहा है। क्या ये विलुप्ति प्राकृतिक कारणों जैसे ज्वालामुखी फटने, जलवायु परिवर्तन या एस्टेरॉयड के प्रभाव का नतीजा थी? यह कहना मुश्किल है, क्योंकि अब तक इसके प्रमाण नहीं मिले हैं। मनुष्यों की विलुप्ति की टाइमिंग बताती है कि उनका गायब होना एक नई प्रजाति के उदय का नतीजा हो सकती है। यह प्रजाति 2,60,000 से 3,50,000 साल पहले दक्षिणी अफ्रीका में पनपी और इसका नाम था होमो सेपियंस। आधुनिक मानव इसी प्रजाति से ताल्लुक रखता है। ये मानव अफ्रीका से निकलकर दुनिया भर में फैल गए और छठी विलुप्ति का कारण बने। करीब 40,000 साल पहले हिम युग के स्तनधारियों की समाप्ति से वर्षा वनों के नष्ट होने के बाद इसकी शुरुआत हुई थी। ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि छठी विलुप्ति के पहले शिकार मनुष्य बने थे? इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम बेहद खतरनाक प्रजाति हैं। मानव एक बेहद खतरनाक प्रजाति है। हमने विशालकाय ऊनी हाथी मैमथ, ग्राउंड स्लोथ और विशाल पक्षी मोआ का इतना शिकार किया कि वे खत्म हो गए। हमने जंगलों और वनों को खेती के लिए बर्बाद कर दिया। हमने आधी से अधिक धरती की तस्वीर बदल कर रख दी। हमने धरती की जलवायु में तब्दीली कर दी। हम मनुष्यों की दूसरी प्रजातियों के लिए सबसे खतरनाक साबित हुए, क्योंकि हम संसाधनों और जमीन के भूखे हैं। इतिहास इसका गवाह है। हमने युद्धों से असंख्य लोगों को विस्थापित किया और उनका नामो निशान तक मिटा दिया। चाहे प्राचीन कॉर्सेस शहर में रोम द्वारा किया गया विनाश हो, या पश्चिम में अमेरिकी जीत अथवा ऑस्ट्रेलिया पर ब्रिटेन का कब्जा। हाल की बात करें तो बोस्निया, रवांडा, इराक
दारफुर, म्यांमार का संदर्भ लिया जा सकता है और हाल फिलहाल में रूस और यूक्रेन का संदर्भ भी आप ले सकते हैं, जहां अलग अलग मतावलंबियों का बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ या हो रहा है। नरसंहार में शामिल होना मानव की प्रवृत्ति रही है, इसलिए यह मानने में कोई हर्ज नहीं है कि शुरुआती होमोसेपियंस कम प्रादेशिक, कम हिंसक और कम असहनशील थे। दूसरे शब्दों में कहें तो उनमें मानवीय गुण कम थे। बहुत सारे आशावादियों का ये दलील है कि प्रकृति के बजाय हमारी संस्कृति हिंसा के लिए ज्यादा जिम्मेदार है, लेकिन अध्ययन करने पर ऐतिहासिक घटनाक्रम और पुरातत्व विज्ञान बताता है कि शुरुआती सभ्यताओं में होने वाले युद्ध भीषण, व्यापक और खतरनाक होते थे। गुरिल्ला युद्ध में नौपाषाण के औजार, बड़े डंडे, बर्छी, कुल्हाड़ी, धनुष आदि बड़े विनाशक साबित होते थे। इन समाजों में पुरुषों की मौत का मुख्य कारण ऐसे हिंसक संघर्ष थे। ऐसी हिंसाओं में प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध से अधिक मौतें हुई हैं। प्राचीन हड्डियां और कलाकृतियां बताती हैं कि ऐसी हिंसा प्राचीन काल से हो रही है। केनेविक मैन नामक किताब में उत्तरी अमेरिका के केनेविक शहर में मिले एक ऐसे कंकाल का अध्ययन किया गया है जिसके कुल्हे में भाले का अगला हिस्सा टूटा मिला है। यह कंकाल करीब 9000 साल पुराना है। केन्या का 10,000 साल पुराना एक ऐतिहासिक स्थल नटारुक कम से कम 27 महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की निर्मम हत्या की गवाही देता है। अतः यह मानना संभव नहीं है कि मनुष्यों की दूसरी प्रजातियां शांति प्रिय थीं। पुरुषों की संयुक्त रूप से होने वाली हिंसा बताती है कि युद्ध के साथ मनुष्यों का विकास हुआ है। निएंडरथल के कंकाल युद्ध कौशल दर्शाते हैं, यानी उनके शरीर की बनावट युद्ध में शामिल होने की प्रवृत्ति को इंगित करती है। बाद में परिष्कृत हथियारों ने होमो सेपियंस को सैन्य लाभ दिया। शुरुआती होमो सेपियंस के हथियारों में जावलिन, भाले, तीर व डंडे शामिल थे। उन्नत हथियारों ने बड़ी संख्या में जानवरों का शिकार करने और पौधों को काटने में मदद पहुंचाई। इससे बड़ी संख्या में लोगों को भोजन उपलब्ध हो सका और हमारी प्रजाति को अपनी संख्या बढ़ाने में रणनीतिक मदद मिली। इसी के साथ साथ श्रेष्ठ हथियारों का विकास होता गया। गुफाओं में बनी चित्रकारी, नक्काशियां और संगीत के यंत्र एक बेहद खतरनाक संकेत देते हैं। वह संकेत है अपने विचारों को व्यक्त करने और संचार की बेहतर क्षमता। सहयोग करना, योजना बनाना या रणनीति बनाना, चालाकी और धोखा देना हमारे उत्तम हथियार बन गए। जीवाश्म रिकॉर्ड अधूरे होने की वजह से इन विचारों को ठीक से नहीं परखा जा सकता है, लेकिन यूरोप एक ऐसा स्थान है जहां तुलनात्मक रूप से पूर्ण पुरातात्विक रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। यहाँ के जीवाश्म रिकॉर्ड बताते हैं कि हमारे आने के कुछ हजार सालों में ही निएंडरथल विलुप्त हो गए। यूरेशियन लोगों में निएंडरथल के डीएनए के कुछ अंश मिले हैं जो बताते हैं कि उनकी विलुप्ति के बाद हमने केवल उनका स्थान ही नहीं लिया, बल्कि हम मिले और हमारा मिलन होता गया। यानी हम अपनी संख्या दिन दूनी रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ाते गए। अन्य कुछ डीएनए भी आदिम प्रजातियों से लिए हुए संपर्क पर रोशनी डालते हैं। पूर्वी एशियाई, पोलिनेशियन और ऑस्ट्रेलियाई समूहों के डीएनए डेनिसोन्स साथ मेल खाते हैं। बहुत से एशियाई लोगों में होमो इरेक्टस प्रजाति के डीएनए मिले हैं। अफ्रीकी जीनोम अन्य आदिम प्रजातियों के डीएनए पर रोशनी डालते हैं। ये तथ्य साबित करते हैं कि दूसरी प्रजातियां हमसे संपर्क में आने के बाद ही खत्म हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि हमारे पूर्वजों ने अपने रिश्तेदारों को खत्म क्यों किया और मास एक्सटिंक्शन या भारी विलुप्ति का कारण क्यों बने? क्या
यह व्यापक नरसंहार था? इस प्रश्न का उत्तर जनसंख्या में की वृद्धि में निहित है। मनुष्य बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। अगर हम प्रजनन पर लगाम न लगाएं तो हर 25 साल में अपनी पृथ्वी पर संख्या दोगुनी कर लेते हैं। ऐसे में अगर हम सामूहिक शिकार करने लग जाएं तो हमसे हिंसक और खतरनाक कोई नहीं हो सकता। अपनी संख्या पर लगाम नहीं लगाने और परिवार नियोजन पर ध्यान नहीं देने पर आबादी उपलब्ध संसाधनों का दोहन करने के दिशा में अग्रसर होती है। सूखे का कारण पैदा हुआ खाद्य संकट, भीषण ठंड और संसाधनों के अत्यधिक दोहन जनजातियों के बीच संघर्ष पैदा करता है। यह संघर्ष मुख्य रूप से भोजन पर अधिकार को लेकर होता है। इस तरह युद्ध जनसंख्या में हो रही वृद्धि को नियंत्रित करता है। ऐसा भी नहीं है कि हमने योजनाबद्ध तरीके से दूसरी प्रजातियों को विलुप्त कर दिया। नहीं, यह हमारी सभ्यता द्वारा संयुक्त प्रयास का नतीजा था, लेकिन यह युद्ध का नतीजा जरूर था। आधुनिक मनुष्य ने हमले दर हमले कर अपने दुश्मनों को परास्त किया और उनकी जमीन हथिया ली। इसके बावजूद निएंडरथल्स को विलुप्त होने में हजारों साल लग गए। जैसा कि अभी हमने बताया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शुरुआती होमोसेपियंस बाद की विजेता सभ्यताओं जितनी सक्षम नहीं थे। ये विजेता सभ्यताएं बड़ी संख्या में थीं और कृषि पर आधारित थीं। चेचक, फ्लू, खसरा जैसी महामारियां भी इनके दुश्मनों पर बहुत भारी पड़ी। भले ही निएंडरथल्स युद्ध हार गए हों, लेकिन उन्होंने लंबा युद्ध लड़ा और कई युद्ध जीते भी। इससे पता चलता है कि उनकी बौद्धिकता भी हमारी बौद्धिकता के करीब थी, लेकिन हमारी बौद्धिकता के बराबर नहीं थी। जब उनकी बौद्धिकता हमारी बौद्धिकता के बराबर नहीं थी, यानी हम उनसे ज्यादा बौद्धिक हैं, तब यह प्रश्न उठता है कि हमारी विलुप्ति कितने समय में होनी है। उम्मीद है कि अगर इस बौद्धिकता का इसी तरह से विध्वंस में हम इस्तेमाल करते रहे तो वो दिन बहुत दूर नहीं जब मानव की ये प्रजाति भी विलुप्त हो जाएगी। इसलिए होशियार रहिए, देखते रहिए ये डिस्कशन, ये चर्चा, ये विमर्श, जिससे आंखें खुलें और हम एक दूसरे को समझें, ताकि ये विलुप्ति का जो समय है थोड़ा सा विलंब कर सकें। विलुप्ति तो होनी तय है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और अधिक से अधिक जानकारी हम आपके पास लेकर आते रहें। जय विज्ञान, जय संविधान।